आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे शॉर्टेस्ट जॉब फास्ट प्रोसेस स्केजुलिंग एल्गोरिथम। शॉर्टेस्ट जॉब फास्ट स्केजुलिंग एल्गोरिथम क्या कहते हैं? शॉर्टेस्ट जॉब फास्ट स्केजुलिंग एल्गोरिथम ये कहता है कि जिस प्रोसेस का बर्स्ट टाइम सबसे कम है वो प्रोसेस सबसे पहले एग्जीक्यूट होगा। Shortest job first selects the process among waiting list with the smallest execution time to execute next। Shortest job first में क्या होता है कि जिस प्रोसेस का एग्जीक्यूशन टाइम सबसे कम होते हैं, यानी कि अगर एक प्रोसेस है और उसका बर्स्ट टाइम यानी कि इंडिविजुअली एग्जीक्यूट होने के टाइम सबसे बाकी प्रोसेस की निस्बत कम है, तो वही प्रोसेस सबसे पहले एग्जीक्यूट होगा। मिसाल के तौर पर अगर हम कहें कि हमारे पास 3 प्रोसेस हैं P1, हम एक साइड पे ले लेते हैं प्रोसेस और एक साइड पे ले लेते हैं बर्स्ट टाइम। प्रोसेस और बर्स्ट टाइम, यहाँ पर मैं आपको ये बताता चलूँ कि जब भी कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है तो प्रोसेस कहलाते हैं, और बर्स्ट टाइम से क्या मुराद है? बर्स्ट टाइम से मुराद है कि एक प्रोसेस को इंडिविजुअली, यानी कि अगर एक प्रोसेस CPU पे अकेला एग्जीक्यूट होना चाहे तो उसको मैक्सिमम जो टाइम लगेगा उस मैक्सिमम टाइम को हम कहेंगे बर्स्ट टाइम। मिसाल के तौर पर अगर हम कहें कि हमारे पास 3 प्रोसेस हैं, एक है P1 प्रोसेस 1 और उसका बर्स्ट टाइम है 10, यानी कि प्रोसेस 1 को CPU पे इंडिविजुअली एग्जीक्यूट होने में 10 मिलीसेकंड लग सकते हैं। और इसी तरह अगर हम कहें कि हमारे पास एक प्रोसेस 2 है जिसका बर्स्ट टाइम है 5 मिलीसेकंड, तो इससे मुराद ये होगी कि P2 को अगर CPU पे इंडिविजुअली यानी कि अकेला अगर एग्जीक्यूट किया जाए तो P2 CPU के 5 मिलीसेकंड लेगा। इसी तरह अगर हम मिसाल के तौर पर P3 ले लें प्रोसेस 3 और इसका बर्स्ट टाइम अगर हम 2 रख लेते हैं 2 मिलीसेकंड, तो इससे मुराद ये होगी कि P3 को CPU पे इंडिविजुअली एग्जीक्यूट होने में 2 मिलीसेकंड लग सकते हैं। अब इन तीनों प्रोसेस पे अगर हम शॉर्टेस्ट जॉब फास्ट स्केजुलिंग एल्गोरिथम अप्लाई करें तो शॉर्टेस्ट जॉब फास्ट स्केजुलिंग एल्गोरिथम ये कहता है कि जिस प्रोसेस का बर्स्ट टाइम यानी कि जिस प्रोसेस का एग्जीक्यूशन टाइम सबसे कम है उस प्रोसेस को हम पहले एग्जीक्यूट करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो इन 3 प्रोसेसेस में से हमारे पास बर्स्ट टाइम कम से कम P3 का बर्स्ट टाइम है। यहाँ पर P3 का बर्स्ट टाइम 2 आ रहा है। P3 का बर्स्ट टाइम 2 आ रहा है, इसका मतलब है कि ये देखें यहाँ पर अगर हम देखें तो सबसे कम बर्स्ट टाइम किस प्रोसेस का है? P3 का बर्स्ट टाइम 2 है और ये बर्स्ट टाइम बाकी सारे प्रोसेस के बर्स्ट टाइम्स की निस्बत बहुत कम है, क्योंकि P1 का बर्स्ट टाइम 10 है जो कि बहुत ज़्यादा है, P2 का बर्स्ट टाइम 5 है और P3 का बर्स्ट टाइम 2, यानी कि 10, 5 और 2। तो इन दोनों प्रोसेस में से P3 का बर्स्ट टाइम सबसे कम है, तो सबसे पहले कौन सा प्रोसेस CPU पे एग्जीक्यूट होगा? P3। अगर हम जैंट चार्ट बनाएं, अगर हम शॉर्टेस्ट जॉब फास्ट स्केजुलिंग एल्गोरिथम का जैंट चार्ट बनाएं तो हम कुछ इस तरह से ये चार्ट बनाएंगे कि सबसे पहले P3 एग्जीक्यूट होगा और P3 जब CPU पे अराइव होगा, प्रोसेस 3 जब CPU पे एग्जीक्यूट होने के लिए आएगा तो कितना टाइम गुजर चुका होगा? 0 मिलीसेकंड, यानी कि कोई भी टाइम नहीं गुजरा होगा। और P3 का बर्स्ट टाइम है 2, यानी कि प्रोसेस 3 जब CPU पे एग्जीक्यूट होगा तो 2 मिलीसेकंड कंप्लीट हो चुके होंगे। अब अगर हम प्रोसेस 3 के बाद देखें तो उसके बाद किस प्रोसेस का बर्स्ट टाइम कम है? प्रोसेस 1 का बर्स्ट टाइम है 10 और प्रोसेस 2 का बर्स्ट टाइम है 5, तो इन दोनों में से कम बर्स्ट टाइम किस प्रोसेस का हुआ? P2 का बर्स्ट टाइम P1 की निस्बत कम है। तो शॉर्टेस्ट जॉब फास्ट स्केजुलिंग एल्गोरिथम क्या कहेगा कि P3 के बाद कौन सा प्रोसेस एग्जीक्यूट हो? P2, क्योंकि इसका बर्स्ट टाइम 10 की निस्बत कम है। तो दूसरे नंबर पर P2 एग्जीक्यूट होगा और P2 जब CPU पे अराइव होगा तो कितना टाइम गुजर चुका होगा? 2 मिलीसेकंड ऑलरेडी गुजर चुके होंगे और P2 खुद कितना टाइम लेगा? 5 मिलीसेकंड। तो इस 2 में अगर हम 5 को ऐड करें तो
7 मिली सेकेंड बनते हैं, यानी कि P2 जब अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट करेगा तो उस वक्त तक 7 मिली सेकेंड गुजर चुके होंगे। अब इसके बाद एट द एंड क्या रह जाएगा, प्रोसेस 1 रह जाएगा। और प्रोसेस 1 का बर्स्ट टाइम 10 है, प्रोसेस 1 का बर्स्ट टाइम 10 है। लेकिन प्रोसेस 1 जब CPU पे एग्जीक्यूट होने के लिए अराइव होगा तो कितना टाइम गुजर चुका होगा, 7 मिली सेकेंड गुजर चुके होंगे। तो P1 जब अराइव होगा CPU पे तो 7 मिली सेकेंड गुजर चुके होंगे और प्रोसेस 1 खुद कितना टाइम लेगा, 10 मिली सेकेंड लेगा। तो 7 + 10 कितना टाइम हो गया, 17। तो P1 जब कंप्लीट होगा तो कितना टाइम गुजर चुका होगा, 17 मिली सेकेंड गुजर चुके होंगे। अब हमारे पास ये जो 3 प्रोसेस एग्जीक्यूट हुए हैं, P3, P2 और P1। अब अगर हम इनका वेटिंग टाइम कैलकुलेट करना चाहें कि किस प्रोसेस को कितना वेट करना पड़ा, तो वो हम कैसे करेंगे। मिसाल के तौर पर हम कुछ ऐसे कैलकुलेट करते हैं कि P3 वेटिंग टाइम, कि P3 का वेटिंग टाइम, P3 जब CPU पे अराइव हुआ तो प्रोसेस 3 को कितना वेट करना पड़ा, 0 मिली सेकेंड। तो P3 का वेटिंग टाइम क्या है, 0 मिली सेकेंड। अच्छा, P3 के बाद जब P2 आया तो P2 को कितना वेट करना पड़ा, P2 को 2 मिली सेकेंड के लिए वेट करना पड़ा। तो हम कहेंगे कि P2 का वेटिंग टाइम 2 है। अब जब P1 CPU पे अराइव हुआ तो P1 को कितना वेट करना पड़ा, 7 मिली सेकेंड। तो हम कहेंगे कि P1 का वेटिंग टाइम 7 मिली सेकेंड है। अब अगर हम इन तीनों प्रोसेस का एवरेज वेटिंग टाइम कैलकुलेट करना चाहें तो हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। हम एक फार्मूला लगाएंगे कि एवरेज वेटिंग टाइम इज इक्वल टू प्रोसेस 3 का वेटिंग टाइम प्लस प्रोसेस 2 का वेटिंग टाइम प्लस प्रोसेस 1 का वेटिंग टाइम, और इन तीनों वेटिंग टाइम्स को प्लस करके डिवाइड कर देंगे 3 पे, क्योंकि 3 प्रोसेस है ना हमारे पास, 1, 2 और 3, तो इसलिए हम इसको डिवाइड कर रहे हैं 3 पे। तो इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास रिज़ल्ट आएगा 3 मिली सेकेंड, यानी कि जो एवरेज वेटिंग टाइम है हमारे पास वो कितना आ रहा है, 3 मिली सेकेंड्स। एवरेज वेटिंग टाइम 3 मिली सेकेंड है कि इन तीनों प्रोसेस को एवरेज कितना वेट करना पड़ा, 3 मिली सेकेंड के लिए वेट करना पड़ा। अच्छा, ये तो हो गया वेटिंग टाइम और एवरेज वेटिंग टाइम। अब अगर हम टर्न अराउंड टाइम कैलकुलेट करना चाहें, टर्न अराउंड टाइम। अच्छा, टर्न अराउंड टाइम से क्या मुराद है, टर्न अराउंड टाइम से मुराद ये है कि जब भी कोई प्रोसेस CPU में एंटर होता है और एंटर होने से लेकर जब कोई प्रोसेस CPU में से एग्ज़िट होता है तो एंटर होने से लेकर एग्ज़िट होने तक का जो टाइम है वो प्रोसेस का टर्न अराउंड टाइम कहलाते हैं। जिस तरह कि इस मिसाल में अगर हम देखें तो P3 जब CPU पे एंटर हुआ तो 0 मिली सेकेंड गुजरे थे, लेकिन P3 जब CPU से एग्ज़िट हुआ तो 2 मिली सेकेंड गुजर चुके थे। तो हम कहेंगे कि P3 का टर्न अराउंड टाइम क्या है, 2। तो हम कह सकते हैं कि P3 टर्न अराउंड टाइम इज इक्वल टू 2 मिली सेकेंड। अब अगर हम P2 का टर्न अराउंड टाइम देखें तो P2 जब CPU में एंटर हुआ तो 2 मिली सेकेंड गुजर चुके, P2 जब CPU में एंटर हुआ, एंटर होने से लेकर एग्ज़िट होने तक का टाइम, तो P2 जब CPU से एग्ज़िट हुआ तो 7 मिली सेकेंड गुजर चुके थे। तो हम कहेंगे कि P2 का टर्न अराउंड टाइम 7 मिली सेकेंड है। P2 टर्न अराउंड टाइम इज इक्वल टू 7 मिली सेकेंड। अब P1 जब CPU से बाहर निकलने लगा, यानी कि P1 जब CPU से एग्ज़िट होने लगा तो कितना टाइम गुजर चुका था, 17 मिली सेकेंड। तो हम कहेंगे कि P1 टर्न अराउंड टाइम इज़ इक्वल टू 17, कि P1 का जो टर्न अराउंड टाइम है वो 17 है।
अब अगर हम एवरेज टर्न अराउंड टाइम कैलकुलेट करना चाहें तो हम इजीली एवरेज टर्न अराउंड टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं। एवरेज टर्न अराउंड टाइम इज इक्वल टू, इन तीनों को ऐड कर देंगे, 2 + 7 + 17 और इन तीनों को डिवाइड कर देंगे 3 पे, क्योंकि हम एवरेज फाइंड कर रहे हैं ना और हमारे पास 3 प्रोसेस हैं तो डिवाइड भी 3 पर ही करेंगे। तो इनको जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिज़ल्ट आ जाएगा 8.66 मिली सेकेंड, यानी कि जो हमारे पास एवरेज टर्न अराउंड टाइम कैलकुलेट हो रहा है वो 8.66 आ रहा है। Shortage of first is optimal. It means that it gives minimum average waiting time for a given set of processes. हम कहते हैं कि शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट एक ऑप्टिमल स्केजुलिंग एल्गोरिथम है और ये हमें मिनिमम से मिनिमम एवरेज वेटिंग टाइम देता है। वो कैसे? वो कुछ इस तरह से कि जिस तरह देखें ना, शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट से पहले आपने एक स्केजुलिंग एल्गोरिथम देखा होगा जिसको हम कहते थे फास्ट कम फास्ट सर्व्ड स्केजुलिंग एल्गोरिथम। तो फास्ट कम फास्ट सर्व्ड में हमने ये देखा था कि अगर कोई ऐसा प्रोसेस जिसका बर्स्ट टाइम ज़्यादा है, कोई एक बड़ा प्रोसेस जिसने बहुत सारा टाइम लेने, वो अगर सीपीयू पे आके पहले एग्जीक्यूट होने लग जाता था और छोटे छोटे प्रोसेस बेचारे पीछे लाइन में खड़े वेट कर रहे होते थे, तो जब हम एवरेज वेटिंग टाइम कैलकुलेट करते थे तो वो ज़्यादा निकलता था। लेकिन अगर हम शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट की बात करें तो अगर हम प्रोसेस को कुछ इस तरह से स्केड्यूल करें कि जो प्रोसेस जितना कम बर्स्ट टाइम रखते हैं उस प्रोसेस को अगर पहले हम एग्जीक्यूट करेंगे तो हमारे पास जो एवरेज वेटिंग टाइम कैलकुलेट होकर आएगा वो कम से कम होगा। तो इसलिए हम कहते हैं कि शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट इज़ ऑप्टिमल। टोटल एग्जीक्यूशन टाइम ऑफ ए जॉब मस्ट बी नोन बिफोर एग्जीक्यूशन। लेकिन शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट स्केजुलिंग एल्गोरिथम का ये प्रॉब्लम है कि प्रोसेसर को कैसे पता चलेगा कि जो प्रोसेस आ रहे हैं, कि जो प्रोसेस एग्जीक्यूट होना चाह रहे हैं उनका बर्स्ट टाइम, किस प्रोसेस का बर्स्ट टाइम कम है, ये पता लगाना तो इंतहाई मुश्किल बात है ना। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट स्केजुलिंग एल्गोरिथम का ये ड्रॉबैक है कि टोटल एग्जीक्यूशन टाइम ऑफ ए जॉब मस्ट बी नोन बिफोर एग्जीक्यूशन, के सारे प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने से पहले ही आप सीपीयू को पता होना चाहिए कि किस प्रोसेस का एग्जीक्यूशन टाइम बर्स्ट टाइम क्या है। वाइल इट इज़ नॉट पॉसिबल टू परफेक्टली प्रिडिक्ट द एग्जीक्यूशन टाइम, लेकिन मुकम्मल तौर पर, परफेक्ट तौर पर ये प्रिडिक्ट कर लेना कि आने वाले प्रोसेस का एग्जीक्यूशन टाइम क्या होगा, ये एक इंतहाई मुश्किल काम है। तो इसलिए हम कहते हैं कि शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट का एक ये ड्रॉबैक है कि ये प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है कि किस प्रोसेस ने कितना एग्जीक्यूशन टाइम लेना है और कौन सा प्रोसेस जो है उसका एग्जीक्यूशन टाइम कम है और कौन सा प्रोसेस एग्जीक्यूशन टाइम ज़्यादा लेगा। ये प्रेडिक्ट करना काफ़ी मुश्किल होता है। शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट स्केजुलिंग एल्गोरिथम इज़ नॉन प्रीएम्प्टिव। हम कहते हैं कि शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट स्केजुलिंग एल्गोरिथम नॉन प्रीएम्प्टिव है। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको याद दिलाता चलूँ कि हमने देखा था कि दो तरह के, इससे पहले एक लेक्चर में हमने देखा था कि दो तरह के स्केजुलिंग एल्गोरिथम होते हैं, एक होते हैं प्रीएम्प्टिव और एक होते हैं नॉन प्रीएम्प्टिव। हमने देखा था कि एक स्केजुलिंग एल्गोरिथम होता है जिसे हम कहते हैं प्रीएम्प्टिव स्केजुलिंग एल्गोरिथम और एक होता है जिसे हम कहते हैं नॉन प्रीएम्प्टिव। प्रीएम्प्टिव और नॉन प्रीएम्प्टिव। तो इसमें हमने पिछले एक लेक्चर में देखा था कि जो प्रीएम्प्टिव स्केजुलिंग एल्गोरिथम होता है उससे मुराद ये होती है कि अगर कोई लो प्रायोरिटी वाला प्रोसेस सीपीयू पे एग्जीक्यूट हो रहा है और कोई ज़्यादा प्रायोरिटी वाला प्रोसेस सीपीयू पे एग्जीक्यूट होना चाह रहा है तो लो प्रायोरिटी वाले प्रोसेस को हम स्टॉप कर देते हैं और ज़्यादा प्रायोरिटी वाले प्रोसेस को एग्जीक्यूट करते हैं। और नॉन प्रीएम्प्टिव स्केजुलिंग एल्गोरिथम से मुराद ये थी कि अगर एक प्रोसेस सीपीयू पे एग्जीक्यूट हो रहा है तो जब तक वो अपनी एग्जीक्यूशन खुद कंप्लीट नहीं कर लेता
वो CPU पे एग्जीक्यूट होता रहेगा। तो अब अगर हम बात करें शॉर्टेज ऑफ फास्ट की, तो शॉर्टेज ऑफ फास्ट में तो ऐसे ही है ना कि अगर जो जॉब एक दफ़ा CPU पे अराइव हुई है तो जब तक वो जॉब खुद फिनिश नहीं हुई तो वो CPU पे एग्जीक्यूट होती रहती है। जिस तरह यहाँ पर अगर हम इस एग्जांपल में देखें जो कि हमने थोड़ी देर पहले देखी थी एग्जांपल, तो ये देखें ना P3 जब CPU पे अराइव हुआ तो जब तक CPU ने P3 ने अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट नहीं की, इसने किसी और प्रोसेस को CPU पे एग्जीक्यूट नहीं होने दिया। इसी तरह जब P2 CPU के पास अराइव हुआ तो जब तक P2 ने अपनी एग्जीक्यूशन फिनिश नहीं कर ली, इसने किसी भी और प्रोसेस को CPU में एंटर नहीं होने दिया, चाहे किसी प्रोसेस की प्रायोरिटी ज़्यादा है या कम है, कोई सरोकार नहीं है। जो प्रोसेस आ गया जब तक उसने अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट नहीं की उस वक्त तक कोई नया प्रोसेस CPU में एंटर नहीं हो सकता। तो इसलिए हम कहते हैं कि ये जो शॉर्टेज ऑफ फास्ट शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है ये नॉन प्रीएम्प्टिव है, यानी कि ये प्रायोरिटी बेस्ड नहीं है।